दोस्तों 1907 के दिन ठंडी दोपहर में एक नौजवान लड़की अपने घर में आग जलाने की गरज से खुश्क पत्ते जमा करने के लिए निकली। हाथ में चाकू और टोकरियां थामे ये सब अपने काम पे लग गईं। लेकिन अचानक उस लड़की की एक खौफनाक चीख सुनाई देती है। घने पत्तों के झुंड से एक टाइग्रेस अपने नुकीले दांतों के साथ उस लड़की को झंडोड़ रही थी और वो चीखते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके साथ मौजूद खवातीन वहां से चीखते चिल्लाते हुए भाग खड़ी हुई और वो लड़की मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन तब तक शेरनी अपने नुकीले दांत उस लड़की की गर्दन में गाड़ के उसे मार चुकी थी और उसे खाने के लिए पत्तों के झुंड से घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गई। ये उस शेरनी का 434वां शिकार था और इसने नेपाल और इंडिया में चंपावत टाइग्रेस के नाम से अपनी दहशत फैला रखी थी। नेपाल के जंगलों में घूमने वाली इस चंपावत टाइग्रेस ने 1903 की शुरुआत से वहां के करीबी गांव के मकामी लोगों में अपने खौफ और दहशत की धाक बिठा रखी थी और अब उसके मुंह को जंगली जानवरों से ज्यादा इंसानी गोश्त और हड्डियों का जायका लग चुका था। ये घात लगाकर मर्द, औरतों, बच्चों और किसी भी फर्द को अपना शिकार बना लेती थी। गांव के लोग इस कदर डर गए थे कि वो दिन के वक्त जंगल के आसपास न जाते और रात के वक्त अपने घरों से न निकलते। अब वो सिर्फ ग्रुप की शक्ल में घर से बाहर निकला करते थे, लेकिन उनका ये हरबा भी नाकाम रहा। ये शेरनी इतनी चालाक थी कि ग्रुप में जाने वाले जैसे ही कुछ लोग भटक जाते, ये खामोशी से उन पर हमला करके उनको घसीट के जंगल की तरफ ले जाती। बड़े बड़े शिकारी भी इस शेरनी का शिकार करने में नाकाम रहे। इस तरह इसके शिकार की तादाद 200 तक पहुंच गई। आखिरकार हालात इतने खराब हो गए कि नेपाली फौज को शेरनी से निपटने के लिए बुलाया गया, लेकिन फौज के लोग भी उसे मारने या पकड़ने में नाकाम रहे। जंगल और गांव के अतराफ में ये फौज टोलियों की शक्ल में शेरनी को तलाश करने लगी। इसका ये फायदा हुआ कि गांव के लोगों पर इस शेरनी के हमले रुक गए। इस बंगाल टाइग्रेस का शिकार करना मुश्किल हो गया था और लोगों का शिकार करने के बाद इसने उस वक्त के हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट चंपावत का रुख किया। हिंदुस्तान के चंपावत डिस्ट्रिक्ट और बाली के दरमियान गांव के मकामी लोगों का जिंदा रहना भी ख्वाब बन गया था, क्योंकि अब इस खूंखार और आदमखोर बंगाल टाइग्रेस ने इस गांव में अपना शिकार तलाश करना शुरू कर दिया था। दिन गुजरते गए और इस गांव के मकामी लोग एक के बाद एक इस शेरनी की खुराक बनते गए। उस वक्त की गवर्नमेंट ने इस आदमखोर शेरनी को मारने के लिए इनाम का ऐलान भी कर दिया। बहुत सारे शिकारी आए, लेकिन नाकाम और शर्मिंदा होकर वापस लौट गए, क्योंकि ये शेरनी शिकारियों से 2 हाथ आगे थी। इस शेरनी ने सबसे पहले जिस आदमी को अपना शिकार बनाया वो मिट्टी के घर में रहा करता था। वो शिकार करने के बाद खून के निशानात छोड़ जाया करती थी। बहुत से शिकारियों ने खून के निशानात की मदद से उसका पीछा किया, लेकिन नाकाम रहे। वहां के लोगों ने बहुत होशियारी के साथ इस शेरनी को हिंदुस्तान की तरफ धकेल दिया। नेपाल से आया ये खतरा हिंदुस्तान में अब मंडलाने लगा। इसने लोगों के दिलो दिमाग में दहशत पैदा कर दी। ज्यादातर बच्चे और औरतें शेरनी का शिकार बनते थे, जो जंगलात में लकड़ी काटने अकेले जाया करते थे। ये शेरनी 32 किलोमीटर में अपना शिकार तलाश करने के लिए रोजाना चला करती थी। ये शेरनी ज्यादातर दिन के वक्त शिकार करती और गांव के मर्दों को काम पर जाने से रोका करती। शिकारियों ने शेरनी को मारने के चक्कर में बहुत से शेरों और शेरनियों को अपना शिकार बनाया, लेकिन इस शेरनी तक कभी नहीं पहुंच पाए। इस शेरनी ने तो अंग्रेज हुकूमत को भी ललकार के रख दिया। लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तब शिकारी मुंतजिमीन ने शेरनी को मारने के लिए जिम कॉर्बेट नामी एक हंटर को यह टास्क दिया। ये आदमी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ऑफिसर था। इसकी परवरिश हिंदुस्तान में ही हुई थी। जिम कॉर्बेट ने इस शेरनी को मारने के लिए अपनी 2 शर्तें पेश की। पहली ये कि शेरनी को मारने से जो इनामी रकम का ऐलान किया गया था वो वापस लिया जाए और वहां पर मौजूद तमाम शिकारियों को वापस बुला लिया जाए। उसकी इन शराइत को मान लिया गया और उसने पूरे गांव में दहशत फैलाने वाली शेरनी को तलाश करना शुरू कर दिया। ये जिन जगहों पर शेरनी को तलाश कर रहा था वहां भी शेरनी की धाड़ सुनाई दे रही थी। इस शेरनी की दहशत इस कदर ज्यादा थी कि मकामी लोग अपने घरों से निकलने को तैयार ही नहीं थे। फिर वही हुआ जिसका डर था। इस शेरनी ने फिर से हमला किया और अब इसका शिकार एक 16 साला लड़की थी। ये शेरनी उसे खाने के लिए मारकर जंगल की तरफ घसीट कर ले गई, लेकिन ये लड़की उसका आखिरी शिकार थी। इस जख्मी लड़की के खून के छींटों की मदद से जिम ने उस शेरनी की तलाश शुरू कर दी और चंद घंटों में उस शेरनी तक पहुंच गया। चंपावत की ये बूढ़ी शेरनी अपना शिकार करना जानती थी और हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जिम ने वक्त जाये किए बगैर अपनी राइफल से निशाना बांधा और इस पर फायर खोल दिया, जो सीधा उसकी आंख में जाकर लगा।
इसके बाद वो थक चुकी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन वो भागते हुए दोबारा हमला करने को जिम की तरफ लपकी, लेकिन इस बार जिम की राइफल से निकली हुई गोली उसको मारने के लिए काफी थी। वो जख्मी हालत में गिरी और आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस शेरनी के मरने के साथ ही वहां के मकामी लोगों ने शैतान शैतान पुकारते हुए अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया और शेरनी की लाश को उनके हवाले करने का मुतालिबा करने लगे, क्योंकि वहां पर मौजूद हर शख्स ने शेरनी के डर का सामना किया था। लेकिन जिम ने शेरनी की लाश को उन लोगों के हवाले नहीं किया और गांव वालों के दिलों से शेरनी की दहशत खत्म करने के लिए उसकी लाश को एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाया गया। शेरनी के मरने के बाद तहकीक से यह पता चला कि इस शेरनी के दाएं तरफ के ऊपर और नीचे के बड़े दांत टूट चुके थे और ऊपरी दांत आधा और नीचे वाला दांत जड़ तक टूटा हुआ था। ये माजूरी किसी बंदूक से चलाई जाने वाली गोली से पैदा हुई थी। इस शेरनी की हलाकत के बारे में जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब कमाओं के आदमखोर में तफसील से बताया है। 436 अफराद के शिकार के साथ अपनी दहशत के 7 साला दौर में चंपावत की इस शेरनी ने एक ही जानवर के जरिए सबसे ज्यादा इंसानों को मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। दरअसल जिम कॉर्बेट चीते और शेर के शिकार का माहिर था और उनके शिकार के बाद उनकी बॉडी की जांच पड़ताल भी किया करता था। उनके सर और खालों को दीवारों पर भी लटकाया करता था। ऐसे ही एक तहकीक के दौरान जिम को एक अजीब तरह की मालूमात मिली जिसने जानवरों के मुतालिक जिम की सोच को बदल दिया। इस तहकीक के दौरान जिम ने देखा कि इन जख्मी जानवरों के जिस्म पर पहले ही बहुत ज्यादा जख्म मौजूद थे जो कि गोली लगने या तीर लगने की वजह से थे और ये जख्म इन्फेक्शन में तब्दील हो गए थे। और जिम ने अंदाजा लगाया कि इन्हीं जख्मों की वजह से शेर और चीते आदमखोर बन जाते हैं और आदमियों को देखकर चिढ़ जाते और भड़क जाते हैं और फिर उन पर हमला कर देते हैं। जिम के मुताबिक हिफाजती इक़दामात की जरूरत इंसानों से ज्यादा इन जानवरों को थी, इसलिए जिम ने 1936 में यूनाइटेड प्रॉमिस में एक ऐसा पार्क बनवाया जहां पर जानवर हिफाजत के साथ रह सकें और आज इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उन्होंने बंगाल और शिमाल मगरबी रेलवे के लिए भी काम किया था। उनको गढ़वाल और कमाऊं के इलाके में मौजूद आदमखोर शेरों और तेंदुओं की हलाकत के लिए बुलाया गया था। चूंकि हिंदुस्तानियों को बंदूक रखने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो खुद ऐसे आदमखोर जानवरों को नहीं मार पाते थे। जिम कॉर्बेट ने बहुत सारे ऐसे आदमखोर हलाक किए जो किसी और के हाथों ना मारे जा सकते थे। 1907 से 1938 के दौरान में जिम कॉर्बेट ने चंपावत की आदमखोर शेरनी, रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ, चौगढ़ की आदमखोर शेरनियां और पनार का आदमखोर तेंदुआ हलाक किए। इन जानवरों ने मजमूई तौर पर 1000 से ज्यादा इंसान हलाक किए थे। इन जानवरों की कामयाब हलाकत से जिम कॉर्बेट को कमाऊं के इलाके में बेपनाह शोहरत और इज्जत मिली। जिम कॉर्बेट को जंगली हयात की तस्वीर बनाने का जुनून की हद तक शौक था और रिटायर होने के बाद उन्होंने कमाऊं के आदमखोर, जंगल कहानी और अपने तजर्बात और मुशाहिदात पर मबनी कई कुतुब तहरीर की। इन कुतुब को तनकीदी और कारोबारी दोनों हवालों से बेहद कामयाबी मिली। जिम कॉर्बेट ने जंगली हयात को बचाने की जरूरत पर बहुत जोर दिया। दोस्तों, 29 जुलाई को दुनिया भर में ग्लोबल टाइगर डे यानी शेरों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन का मकसद दुनिया में गिरती हुई और खतरे का शिकार शेरों की आबादी के बारे में लोगों को आगाह करना है। 20वीं सदी की इब्तिदा से अब तक दुनिया में जंगली शेरों की 95% आबादी कम हो गई है और अब दुनिया में तकरीबन 3900 जंगली शेर बाकी रह गए हैं। शेरों को सबसे ज्यादा खतरा गैर कानूनी शिकार और तिजारत से है। शेरों की खाल बहुत कीमती होती है, जबकि इनकी हड्डियों का इस्तेमाल चीन में रिवायती अद्वियात में होता है। आज पाकिस्तान में टाइगर्स नहीं पाए जाते, मगर 1906 में पाकिस्तान में देखे गए आखिरी टाइगर को बहावलपुर में शिकार करके मार दिया गया था। तो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।